नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अभी तक तो आपने धर्म परिवर्तन के लिए कई तरकीबों से जुड़ी हुई खबरें देखी होंगी, अलग अलग तरह की तरकीबें देखी होंगी, लेकिन अब नई तरकीब सामने आई है जो बहुत ही खतरनाक और हैरान करने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पहले मेलजोल बढ़ाकर नाबालिग लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उन्हें अपने धर्म की घुट्टी पिलाई जाती है और बिना मिले बिना सामना किए हुए धर्मांतरण का काम हो जाता है। 15-16 साल का बच्चा उनका आसानी से शिकार भी बन जाता है। ऑनलाइन गेमिंग या धर्मांतरण का खेल, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। मुंबई में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से गाजियाबाद के किशोर का कराया गया धर्मांतरण। जी हां, ये मामला बेहद चौंकाने वाला है। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के राजनगर में रहने वाले परिवार का है, जिसमें एक पीड़ित पिता ने कविनगर थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि उनके नाबालिग बेटे का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद धर्मांतरण कराया गया। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपने नाबालिग बेटे की आदतों में जब कुछ बदलाव देखा तो उसे हैरानी हुई। पूछने पर बच्चे ने सवाल को टालना चाहा, लेकिन जब पिता ने तहकीकात की तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग के फेर में उनका लड़का एक ऐसे गैंग के फंदे में फंस गया जिसने बातों बातों में लुभाकर उसका धर्म परिवर्तन ही करा दिया था। 2 साल पहले ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान उनका बेटा मुंबई के बद्दो नामक युवक के संपर्क में आया था। दोनों में घंटों बातें होने लगी। बद्दो उसे व्हाट्सएप और ईमेल से धार्मिक सामग्री भेजने लगा। धीरे धीरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। फिर ये लड़का जिम जाने के बहाने मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाने लगा। पिता ने स्थानीय मस्जिद के मौलवी समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ऑनलाइन आइडेंटिटी है बद्दो नाम की, उनको नामित किया गया है और अन्य तथ्यों की भी इसमें जांच की जा रही है। जैसा भी जांच में आता है उसके आधार पर ही आगे की पूरी कार्रवाई की जाएगी। हम इसमें सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, साइबर टीम की भी हेल्प ले रहे हैं। जो भी दोषी होगा सभी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूछताछ में बेटे ने कबूल किया कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है। बेटे के लैपटॉप की जांच की गई तो पता चला उसमें इस्लाम से जुड़ी धार्मिक जानकारियों के अलावा कानून विरोधी चीजें भी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले की गाजियाबाद पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि अगर ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से किसी भी नाबालिग बच्चे का या किशोर का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण किया जा रहा है तो ये बड़ा नेक्सस हो सकता है, जो कि और भी लोगों के ऊपर आजमाया जा रहा हो, या यूं कहें कि नौजवानों को बहला फुसला कर धर्मांतरण कराने का काम किया जा रहा हो। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा लाइव कनेक्ट हैं। गाजियाबाद का ये मामला है। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु और हिंदू महासभा के अध्यक्ष। लेकिन सबसे पहला सवाल हिमांशु आपसे ही, आखिर ये तरीका कैसा है, किस तरह से इस बच्चे को फंसाया गया, और जो ऑनलाइन कैरेक्टर बताया गया है बद्दो नाम का, वो उसकी पहचान क्या हो पाई है, कहाँ का है वो? क्योंकि गेमिंग सर्वर्स दूसरे देशों के लोगों को भी कनेक्ट करते हैं कई बार। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन गेमिंग प्रोसेस क्या है पहले मैं इस पे थोड़ा बताना चाहूंगा। तमाम तरह की एप्स हैं जिसमें जो नौजवान युवक हैं वो गेम खेलने के लिए उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाते हैं। उनमें तमाम लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन उनकी लगातार चलती रहती है। उसी कन्वर्सेशन का ये लोग फायदा उठाते हैं और कन्वर्सेशन में धीरे धीरे अपने मजहब, अपनी जो धर्म है उसको बीच में इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उसका जो नाबालिग बच्चे रहते हैं या किशोर हम कहें, उनका ब्रेन वॉश करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। कुछ धर्म ग्रंथ भेजते हैं उनके मोबाइल पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर, जिस पर कहते हैं इसको आप पढ़ेंगे तब आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच पाएंगे, अगर आपको गेम को आगे कंटिन्यू बनाए रखना है। उसके एवज में पैसे भी दिए जाते हैं। जो युवक है, जो किशोर है, उसको 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया गया। अभी जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई है और जो मोबाइल चैट है उसके अंदर भी बताया गया। युवक ने जब वो वहां से भेजी गई धर्मग्रंथ की किताबें पढ़ी, उसको प्रभावित किया गया और उसके बाद ये कहा गया अब मस्जिद जाकर आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो युवक ने अब जो लड़का है यहाँ का गाजियाबाद का रहने वाला, वो जो यहाँ की मस्जिद है संजय नगर सेक्टर 23 स्थित, वहां जाकर उसने नमाज को पढ़ना शुरू किया। नमाज का तरीका उनको बताया गया, किस तरह से आपको नमाज पढ़नी है। नमाज का तरीका क्या ऑनलाइन ही बताया गया था या मस्जिद जाकर वहां मौलाना ने सिखाया उसे? हिमांशु,
और बिल्कुल देखिए, इसमें एक पूरा नेटवर्क रहता है। यहाँ ऑनलाइन ये बताया गया आपको मस्जिद जाना है और वहां से जो मौलवी यहाँ पे आपको मिलेंगे उसका सीधा बताया गया इन मौलवी से आप जाकर मिलेंगे। तो वो मौलवी यहाँ पर जो सेक्टर 23 की मस्जिद है वहां पर वो मिले, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने जो नमाज पढ़ने का तरीका है उस बच्चे को बताया और वो बच्चा धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगा और 5 टाइम की जो नमाज जिस तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर बताई जाती है पढ़ी जानी चाहिए उसी तरह उसको फॉलो करने लगा। और घर के अंदर ये बताकर जाता था कि वो जिम जा रहा है। परिवार को गुमराह किया गया, लेकिन जब परिवार को शक हुआ तो परिवार ने जब पीछा किया रेकी की बेटे की अपने, तो पता चला कि वो वहां जाकर जिम ना जाकर नमाज पढ़ रहा है। उसके बाद से परिवार सदमे में आ गया और उनको फिर शिकायत की गई इस पूरे मामले में। जो उनके पिता है, पीड़ित पिता, वो गाजियाबाद के जो कविनगर थाने हैं वहां पर पहुंचे, सीपी तक ये बात रखी गई और उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जो मुंबई का कनेक्शन निकल कर आ रहा है तो सीधे तौर पर खाली मुंबई ही नहीं पूरे देश के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ है। इसीलिए साइबर जो टीम है उसकी भी इसमें हेल्प ली जा रही है। मोबाइल लैपटॉप से जो सामग्री जो किशोर है उससे जो ली गई है उससे भी पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सिंगल एक कांटेक्ट नहीं, बद्दू का ही कांटेक्ट नहीं है। तमाम ऐसी चैट्स हैं जो उस अलग अलग नंबर से जो किशोर है उसके साथ की गई थी। उसका ब्रेन वॉश धीरे धीरे किया गया, क्योंकि अगर अब परिवार जो पिता है उनका ये कहना है, फोन पर वो बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने आने से साफ तौर पर मना कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि बेटा ये कह रहा है कि अगर उनको नमाज पढ़ने से मना किया गया या इस्लाम धर्म कबूलने से मना कर दिया गया तो वो घर को छोड़कर मस्जिद में जाकर रहने लगेंगे और वहीं पर आगे की जिंदगी अपनी बिताएंगे। तो आप समझिए कितनी बारीकी से उसके ब्रेन को वॉश किया गया। यहां तक कि उनके पिता को यह भी डर है कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो जाए, एक जिहादी ना बन जाए और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बाद कहीं पूरे परिवार पर खतरा ना मंडराने लगे। तो इस बात का डर भी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जताया है और उसी को लिहाज में रखते हुए ये पूरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर मुमताज रिजवी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन स्वामी जी, पहला सवाल इसके बाद आपसे है कि आखिर ये नई तरकीब है, खास करके हमने देखा कोविड के बाद से ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन पढ़ाई, ये सारी चलन और ज्यादा बढ़ चुकी थी, और ऐसे में ये तरकीब कितनी ज्यादा खतरनाक, कितनी ज्यादा नासूर? उसके माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ही और मूक बधिरों तक को यहाँ तक कि धर्मांतरण कराने के लिए और जिहादी बनाने के लिए एक अभियान चलाई गई थी, जिसमें काफी लोग गिरफ्तार हुए थे और उसके पर्दाफाश हुआ था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि इनकी जिहादियों की साजिश किस तरह से होता है। एक परिवार को जो माता पिता को छोड़ने को तैयार हो जाता है, और जो इनके लिए आप जरा सोचो, कोई भी धर्म अगर जो है तो माँ बाप को या परिवार को विश्वासघात करके और इस तरह से जाके कराए, आप सोचो कि वो तो कल के डेट में उसको स्वाभाविक है कि आतंकी रूप में दे सकते हैं, उनको कुछ भी गेम के माध्यम से करा सकते हैं। तो ये बड़ा ही भयावह स्थिति है। हमने कई बार कहा कि केंद्रीय स्तर पे इसके लिए ठोस कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इसके अभियान चल रहा है। क्योंकि 2043 तक जिस प्रकार से गजवा हिंद बनाने का और इस्लामिक देश बनाने का जो इन कट्टरपंथियों का जो साजिश चल रही है, उसमें एन प्रकरण किसी भी तरीके से चाहते हैं कि चाहे छल से, धोखा से, बेईमानी से या लोभ लालच कोई भी करके किसी तरह से धर्मांतरण को चारों तरफ से किया जा रहा है। तो यह बहुत ही बड़ी साजिश है और ये पूरे देश में हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। चाहे आप देखो कि दिल्ली में उस बेटी को किस प्रकार से, साक्षी को सरेआम उस जिहादी ने मार के हत्या कर दी। तो यह एक विचारधारा है। जब तक इस विचारधारा को जड़ से हम नहीं पहुंचेंगे और इसको जड़ से समाप्ति के लिए कानून ठोस नहीं बनाएंगे, इसको इन दुर्दांत अपराधियों को उसी प्रकार से जब तक सजा नहीं देंगे, जो गेम के माध्यम से और कंप्यूटर पे ऑनलाइन और वीडियो गेम के तरीके से कैसे लोगों को गेम में अपने जाल में फंसा लेते हैं और आतंकी और जिहादी बना देते हैं। इनको जरूरी है कि इनको कठोर सजा का प्रावधान हो और चुस्त तरीके से इसके कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डॉक्टर रिजवी, आप कैसे देख रहे हैं इस तरीके को? धर्मांतरण का ऐसा तरीका जहां एक परिवार से ही उसके बेटे को अलग कर दिया जाता है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ा लड़का, नाबालिग है, धर्म परिवर्तन की बात पर वो अड़ा हुआ है, वो भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही डॉक्टर रिजवी, फिर से कनेक्ट करते हैं आपसे, आवाज दुरुस्त कराते हैं, आखिर क्या रीजन इसका। लेकिन हिमांशु, कार्रवाई क्या की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश से बाहर के भी लिंक्स हैं? क्योंकि लगातार जैसा मैं समझ पाता हूं कि सर्वर्स जो होते हैं गेमिंग के, वहां कई देशों के लोग जुड़ सकते हैं, उसमें सहूलियत रहती है, और उसको लेकर कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम इंडिया में है या नहीं है, ये भी एक अलग सवाल हो सकता है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब भी कोई गेमिंग ऐप लॉन्च की जाती है तो उसमें अलग अलग कंट्रीज से, या यूं कहें कि हम पाकिस्तान से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वहां से भी लोग उस गेम को डाउनलोड करके, और तमाम जो लोग हैं, अगर हिंदुस्तान के लोग उस ऐप को डाउनलोड करके गेम खेल रहे हैं तो उनके साथ सीधा बातचीत, कन्वर्सेशन में जुड़ जाते हैं। ऐसे में इसको कितना क्रैक कर पाती है पुलिस, ये देखना होगा। इसीलिए साइबर टीम की इसमें मदद ली जा रही है। और जो नेम्ड FIR रजिस्टर की गई है भद्दो, पहली बात तो इसको आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है कि मुंबई में ये भद्दो है कौन। क्या वाकई कोई नाम है, इस शख्स का नाम है, या खाली एक नाम दे दिया गया, एक टाइटल दे दिया गया है भद्दो, जो इस किशोर के साथ बातचीत कर रहा था, इसका ब्रेन वॉश कर रहा था, और ये तमाम चीजें जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक मुस्लिम ग्रंथ में जो किताबें होती हैं, वो मुहैया कराने का काम कर रहा था। और एक नहीं, तकरीबन 7 से 8 नंबर हैं FIR के अंदर, जिनसे लगातार वो किशोर टच में था, लगातार बातचीत कर रहा था। तो ये नेक्सस पूरा जो है इंडिया नहीं, ओवरऑल हम कहें कि कई कंट्रीज से मिलकर चल रहा है। क्योंकि किसी को भी नमाज पढ़ना सीधा नहीं आ सकता है। कोई मौलवी होगा, मौलाना होगा, वो सिखाएगा किस तरह से आपको नमाज पढ़ना है। ऑनलाइन इसको आप नहीं सीख सकते हैं। तो यानी कि लोकल मौलवी जो है, उनकी भूमिका भी इसमें संदिग्ध कहीं ना कहीं है, और इसी वजह से उनके खिलाफ भी FIR रजिस्टर की गई है। पुलिस उनको बुलाकर पूछताछ करेगी। अगर पूछताछ में क्या तथ्य निकलकर सामने आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। मौलवी के पास से ऋषिपाल जादव जी, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, एक बार समझाइए कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खेल आगे कैसे बढ़ सकता है, और क्या सिस्टम है हिंदुस्तान में इसको काउंटर करने के लिए, या मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम मौजूद है या नहीं है? देखिए, हमारे देश में ये सच्चाई है कि इस तरह की जो ऑनलाइन गेमिंग है, उसकी कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग नहीं है। और ये जो जब से साइबर की जो हम क्रांति देख रहे हैं, क्रांति हमारे यहाँ मतलब बहुत ज्यादा IT को बढ़ता देख रहे हैं, तो जो साइबर जो मतलब हैकर्स हैं, या जो मान लीजिए अपराधी हैं, वो डिफरेंट वे के अंदर जो साइबर क्राइम करते हैं। हम किसी एक क्राइम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक वो दूसरे क्राइम के उस पर आ जाते हैं। अब ये जो स्थिति है, जिस स्थिति में ये गेमिंग का है, और वो जो नई ऐप आनी है, उसको मॉनिटरिंग करने का या उसको ट्रैक करने का, जब तक वो वायरल नहीं हो जाती, जब तक लोगों को पता नहीं चल पाती, जब तक वो साइबर जो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती, तो उसको ऑटोमेटिक क्रैक करने का या ऑटोमेटिक उसको मॉनिटरिंग करने का हमारे पास सच कोई ऐसा बहुत रिसोर्सेज नहीं है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। फर्ज करिए कि कोई शख्स कनाडा में बैठा हुआ है, मैंने PUBG या कोई ऑनलाइन गेम डाउनलोड किया, मैं उससे क्या बात कर रहा हूं, वो मुझे क्या इनपुट दे रहा है, क्या टूल किट दे रहा है ऑनलाइन उस गेम के जरिए, क्या ये चीज पुलिस को अपने आप पता चल पाएगी, या ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? बिल्कुल, ये तो फिर सेफ मैसेज हो गया जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं लोगों को। नहीं, देखिए, इसमें जो ट्रांजेक्शन पर हम देखते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन मान लीजिए कोई भी चीज हो रही है, वो अपने आप में इतनी ज्यादा हो रही है कि हम उसको क्रैक नहीं कर सकते कि हम किस तरीके से ऑटोमेटिक कोई वे हो, इस ऑटोमेटिक वे के चलते पुलिस ये कहे कि हाँ भाई, हम इसको उसी समय क्रैक कर सकते हैं जिस समय वो ट्रांजेक्शन हुई है, जिस समय वो क्राइम कमिट हुआ। जब तक स्पेसिफिक उसकी जो रिपोर्टिंग नहीं होगी, तब तक उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी के मैटर्स है, उनमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह की मॉनिटरिंग क्योंकि इतना ज्यादा वो है, तो मॉनिटरिंग, इस तरह की मॉनिटरिंग हमारे देश में नहीं हो पाती है। बिल्कुल, एक सिस्टम का फेलियर भी यहाँ पर, या एक बड़ा लूपहोल, दोनों ही दिखता है यहाँ पर। डॉक्टर मुमताज, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है, कैसे देख रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के सहारे धर्मांतरण का ये पूरा नेक्सस? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ शायद टेक्निकल इशू है आपके एंड से, अगर हो तो उसे दुरुस्त करिए प्लीज, मेरी गुजारिश है। लेकिन स्वामी जी, कानून की बात लगातार होती है, यूपी में धर्मांतरण कानून बन गया, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में भी लगातार बात हो ही रही है। केंद्रीय कानून की जरूरत, और साथ साथ अगर ऐसे सर्वर से जुड़े हुए, ऐसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लूपहोल सामने आ रहे हैं, तो उसको मॉनिटरिंग की भी जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। देखिए, जो धर्मांतरण है, चाहे लव जिहाद है, चाहे जो जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से धोखे में करके बेटियों को मार देना, उनके साथ रेप करना, नाम बदल के, यह प्रदेश स्तर पे नहीं है, ये पूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है जाल। इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर के कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसे कानून की अगर जो अपराधी पकड़ा जाए, उसको सजा दिखाई दे, एक तय सीमा के अंतर्गत एक निश्चित तय सीमा किया जाए कि इतने समय के अंदर इनको सजा मिलेगा। अगर जब चूंकि कानून का ही लाभ वो लेकर के ये बच जाते हैं, आप देखिए ना कितने लव जिहादियों
पे अभी तक फांसी पे सजा हुई। आप देखो क्या एक तो नहीं हजारों बेटियों को सरेआम लव जिहाद के शिकार हो गए, हजारों धर्मांतरण करा दिया गया हमारे बच्चों को। दो सवाल है स्वामी जी। एक सवाल की क्राइम और लव जिहाद में क्या कोई सीधा लिंक दिखता है और उसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? दूसरा सवाल सुन लीजिए, इसी में एक और छोटा सा सवाल, ये धर्मांतरण है या जिहादी बनाने का तरीका है? इसमें भी क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, देखिए ऐसा है, इस्लाम से हमें कोई मतलब, इस्लाम को मानने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। वो थे फतेह साहब, वो भी इस्लाम को मानने वाले थे, वो इस्लाम को परिभाषित करते थे। अभी कई ऐसे रिजवी साहब, तमाम लोग हैं, इस्लाम से हमारा नहीं, लेकिन इस्लाम के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं ये गजवा हिंद बनाएंगे, नहीं ये इस्लामिक देश बनाएंगे, उसी इस्लाम के नाम पे भारत के टुकड़े करा दिए पाकिस्तान, और अभी भी जहाँ जहाँ वो है वो शांति से नहीं बैठते हैं, अनेक आतंकवाद कराते हैं, उससे हमारी लड़ाई है, उससे हमारी वो है, और उसके प्रति देश को सजग होना पड़ेगा, हर नागरिक को सजग होना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो वास्तव में अगर जो शांति की बात करने वाले मुस्लिम भाई है, उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चे ही उस जाल में फंसेंगे। तो यह तो पूरी तरह बच्चों को जीवन बर्बाद करने वाला। बताइए, इस बहुसंख्यक देश में एक भी हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा लड़का कि जिसने अपने नाम से रिजवान कर लिया हो और जाकर के किसी मुस्लिम बेटी या बहन को धोखे से कहा हो कि मैं मुस्लिम हूँ और उसके साथ रेप किया हो और फिर उसकी हत्या किया। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, लेकिन एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों उदाहरण मिल जाएंगे कि कैसे रहीम जो है अपना नाम जो है राम स्वरूप या दूसरा करके कलावा बांध करके तिलक लगा के जाता है, हिंदू बेटी बहन को अपने जाल में फंसाता, फिर रेप करता, फिर धर्मांतरण कराता है। तो ये बहुत, बेटी या बहनों की रक्षा इस देश में नहीं होगी तो किसकी होगी? चाहे किसी की भी बेटी हो। इसलिए ये जरूरी है, बहुत ही भयावह स्थिति है। और ये जो जिहादी मानसिकता तैयार करने वाला स्लीपर सेल है। ऋषिपाल जी, बिल्कुल, स्वामी जी लौटते हैं। ऋषिपाल जी, क्या इससे पकड़ा जा सकता है जो बद्दू नाम का कैरेक्टर ऑनलाइन बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ फायर की गई लेकिन पहचान नहीं हो पाई है? दूसरा, क्या करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो? तो ये कोई किसी भी अपराधी को, आईटी अपराधी को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसानी से जो है उसका आईपी एड्रेस वगैरह उसका क्रैक किया जा सकता है और अपराधी पकड़ा जा सकता है। सोर्स से वो ऐप बनी है जो लिंक है उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो हमारी इस समय स्थिति है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो आपने आईटी सेक्टर की बात की, दूसरी तरफ जो आपने जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा अपने आप में इतना गंभीर है कि जिस तरीके से, बिल्कुल सही कह रहे हैं पैनलिस्ट, जिस तरीके से जो यूथ है, अब इसके अंदर जो टारगेट कौन है, टारगेट वो यूथ है, वो बिल्कुल सिर्फ टीनेजर है। अगर वो उसको किसी भी तरीके से, मान लीजिए उसको अगर उसकी जो मानसिकता को चेंज कर दिया जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको बहुत गंभीरता से, तो सिंपल एक आईटी से रिलेटेड जो क्राइम ना देखते इसको वाकई देखना चाहिए किस तरीके से, ऐसे कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ऋषिपाल जी लौटते हैं। रिजवी साहब आखिर कनेक्ट हो गए, ऑडियो सही आ रही, सुनने में आया। हाँ रिजवी साहब बोलिए। सवाल भाई सर, आखिर ये धर्मांतरण का खेल कितना जायज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए? आवाज मेरी आ रही है? जी बोलिए। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, इसको ये हुकूमत का काम है, जो एजेंसियां हैं उनका काम है कि वो देखें कि कहाँ पे गलत हो रहा है। अगर कोई वाकई देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैं एक जमाने सुन रहा हूँ कि ये लोग डिमांड कर रहे, भाई इन्हीं की सरकार है, यही लोग हैं। 9 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार हो गई, स्टेट में इनकी सरकारें हैं, तो इनको देखना चाहिए। नंबर 1 ना, जहां तक ये कि अगर कोई अपनी मर्जी से कोई धर्म कबूल कर रहा है तो वो उसको एक अलग तरीके से आप देखें। नहीं, वो बच्चा अगर बालिग होता तो एक अलग चीज हो जाती है। वो एक पहली बात तो ये कि नाबालिग लड़का है वो। दूसरा, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, प्लेटफॉर्म के जरिए आप धर्मांतरण या अपने धर्म का प्रचार प्रसार, आप उसे एक और नाम दे सकते हैं, कितना जायज है? अगर आपको करना है तो खुले मन से आके करिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी स्वामी जी थे वो कह रहे थे, आपको याद होगा और अभी भी, कि घर वापसी का नारा लगाया गया था। तो सवाल ये है कि मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने घर वापसी कराई? ये क्यों ब्रेन वॉश अगर वो कर रहे हैं तो ये एक तो रोक लगाएं। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि क्या इनके पास कोई लिस्ट है? सिर्फ ये कह देना कि साहब गली गली जो है वो केरला स्टोरी है और कश्मीर से कन्याकुमारी, ये नारेबाजी से देखिए कुछ होता नहीं है। आप कितने मामले ऐसे कोर्ट में गए हैं, आप बताइए कितने जो है इनके पास कोई लिस्ट है? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ
यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। कोई अगर ब्रेन वॉश, सुन लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक है अगर कोई आतंकवादी बना रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये अगर सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इसको ऐसे इस तरीके से देखा जा रहा है तो ये गलत है। इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। 9 साल की मोदी जी की सरकार हो चुकी है। ठीक जी हिमांशु, क्या इसका कोई लोकल नेक्सस भी सामने आया? जैसा कि एक सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस या फिर लोकल बॉडी जो है इसको मॉनिटर करने के लिए साइबर सेल जो है वो इसको लेकर पहले क्या कर रहा था? वो केस तब दर्ज हुआ जब परिवार ने शिकायत की। ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही हैं? ये बुनियादी तौर पर एक सवाल। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट खुद जुड़े हुए हैं, उनका साफ कहना था कि पहले से ही हम जो भी ऐप होती है उसको क्रैक करने के लिए जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल। यही वजह है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आती है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला आता है, वो पहले थाने पहुंचता है, उसको बाद में डाइवर्ट करके साइबर एक्सपर्ट के पास या साइबर क्राइम थाना जो बना हुआ है वहां भेजते हैं और उसको भी क्रैक करने में काफी समय लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, या बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो खुल ही नहीं पाते हैं। सुन लीजिए रिजवी साहब, सुनिए, बोलिए हिमांशु। उसके अलावा जो लोकल मौलवी हैं उनको जरूर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ उनको बुलाएगी, उनके साथ इंटेरोगेट किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने इस युवक को हिंदू होने के बावजूद आपने मस्जिद में क्यों आने दिया, उसके बाद क्यों 5 टाइम की आप इनको नमाज। ठीक है, चलिए हिमांशु लौटते। स्वामी जी, सवाल मुमताज जी का, डॉक्टर रिजवी का ये है कि धर्मांतरण जब आप लोग घर वापसी के नाम पर कराएं तो वो जायज हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर धर्म का प्रचार हो तो उसे जिहाद करार दिया जाता है। दूसरा सवाल ये कि क्या आपके पास कोई लिस्ट है जो गली गली को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? एक और सवाल उन्होंने पूछा कि 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो फेलियर किसका? नहीं, हर चीज को केंद्र सरकार पे आप डाल रहे हैं। ठीक है, मान लिया केंद्र सरकार से हमने कई बार फिल्म बात वो किया है, पत्र दिया है कि भाई केंद्रीय स्तर पे इसकी कानून बनाया जाए, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं रिजवी साहब, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, कि आपने कितनी बार इन जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी किया? कन्हैया कुमार की सरेआम जो हत्या करके और उन्होंने इस्लाम की परचम को लहराया कि जी हम इस्लाम के मानने वाले, आपने क्यों नहीं कहा कि जी ऐसे लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं है? अभी साक्षी की हत्या कर दिया और इस्लाम को लेकर स्वामी चकपाणी जी, सवाल इस बात का है, आपकी भी बेटी है, आपकी बहन है, हमारी भी बेटी बहन, आपकी बेटी हमारी बहन है। सवाल इस बात का, इसको समझना होगा रिजवान साहब, मानवता के कसौटी पे आपको तौलना पड़ेगा कि जिस प्रकार स्वामी जी नहीं, रिजवी साहब एक बड़ा सवाल स्वामी जी जो पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा केस नहीं आया कि कोई हिंदू जो है वो मुस्लिम बनकर किसी मुस्लिम लड़की को प्रेम जाल में फंसाए, उससे शादी का धोखा देकर, आश्वासन देकर गलत काम किया जाए? देखिए एक तरफा केसेस क्यों आ रहे हैं? आप उदाहरण रिजवी साहब देखिए स्वामी जी आप भी बहुत ही सम्मानित हैं। ठीक है रिजवी जी। स्वामी जी आप भी बहुत सम्मानित हैं, आपका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपकी जो डिमांड होती है उसको केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं मानती है। मैं अक्सर देखता हूं कि आप काफी अच्छी डिमांड करते हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है डस्टबिन में डाल दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कह रहे हैं कि ये मतलब किस तरीके से फतवा नहीं जारी हुआ या बयान नहीं, ऐसा नहीं है, आप शायद देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है रिजवी साहब, जो मेरा सवाल था, एक तरफा केसेस क्यों आ रहे? वक्त में प्लीज समझिएगा जरा। नहीं, एक तरफा केस, देखिए एक तरफा केस कहाँ से एक तरफा आ रहे हैं आप बताइए? और धर्म में तो इसकी जगह ही नहीं है। धोखाधड़ी, एक मिनट, धोखा देना किसी को। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मांतरण का एक नया तरीका, वो भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, जिसको मॉनिटर करने का सिस्टम फिलहाल देश में मौजूद है या नहीं, उसको लेकर एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बड़ा लूप होल दिखता है जिसके